Welcome, curious minds. Myself, Professor Kun Joshi, and this is our channel, Kun Joshi Biology. We are continuing with the chapter Human Health and Disease. This is the part 6 of the same. For the earlier parts, check the link given below. Let's go with this chapter. अभी हम देखते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर मेजर कॉज है डेथ का अक्रॉस द ग्लोब। ओके, मोर देन 1 मिलियन सफर एनुअली इन आवर कंट्री एंड उसमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उसमें सब ने किसी ना किसी ने कभी ना कभी सुना होगा कि XYZ को कैंसर हो गया और उनका डेथ हो गया। तो कैंसर काफी कॉमन है पूरे वर्ल्ड में और इससे जो नंबर ऑफ डेथ भी है वो भी काफी ज्यादा है। ओके, कैंसर ना बेसिकली हमारे ही बॉडी का एक सेल है जो रिफ्यूज करता है टू स्टॉप डिवाइडिंग। वो बढ़ते जाता है, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग और वो एक ट्यूमर फॉर्म करता है। यही ट्यूमर घूमते रहता है और बॉडी के बाकी सारे सेल्स को हैम्पर करता है, बाकी सारे सेल्स के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है और हमारा बॉडी उसको किल नहीं कर पाता है बिकॉज वो बॉडी का खुद का सेल है। ओके, तो हम यही कैंसर को स्टडी करने के लिए देखते हैं कि किस तरह से वो अफेक्ट करता है, वो किस तरह से इन्फेक्ट करता है, नॉट एग्जैक्टली इन्फेक्ट करता है, किस तरह से वो ग्रो करता है, कब वो ट्यूमर बनेगा, कब उसका हम लोग रेट रोक सकते हैं, कब उसको किल कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं अंडर ऑन्कोजेनिक्स। ऑन्कोजेनिक्स में हम वो सारी चीजें देखते हैं। ऑन्कोजेनिक्स एक मेजर रिसर्च एरिया है फॉर कैंसर। हमारे बॉडी में ना सेल ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन वो हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। सेल ग्रोथ कब होना है, सेल डिवाइड कब होना है, सेल डिफरेंशिएट कब होना है, ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। बहुत सारे रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इस काम में लगी हुई है। ओके, और इसमें ही कुछ भी प्रॉब्लम होता है तब जाके हम बोलते हैं कि कैंसर फॉर्म हुआ है। नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी होता है ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये ग्रो कर रहा है, यहां पर दूसरा सेल है, यहां पर दूसरा सेल है, पास में ही दूसरा सेल है और यहां पर भी दूसरा सेल है। ठीक है, ये वाला जो सेंटर वाला सेल है ना वो ग्रो करेगा, तब तक ग्रो करेगा जब तक ये सेल इसको या इसको टच नहीं हो जाता। जैसे ही वो सराउंडिंग सेल्स को टच होगा ना उसका ग्रोथ रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब जैसे ही वो कॉन्टैक्ट होगा दूसरे सेल से उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। याद रखना, नॉर्मल सेल में ये प्रॉपर्टी होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि कैंसर सेल शोज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वहां पे राइट लिख देते हैं। नहीं, कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता, ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स का। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, जो दूसरे सेल है वो एक सेल का ग्रोथ रोक देते हैं जैसे ही वो टच होगा। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, तो कैंसर सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? एक सेल ग्रो हो रहा है, वो जैसे ही दूसरे सेल को टच होगा उसका ग्रोथ रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नहीं होता है। कैंसरस सेल जैसा हमने देखा कि कैंसरस सेल के पास प्रॉपर्टी नहीं होता है ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, सो दे विल फॉर्म अ ट्यूमर, दे विल कीप ऑन गोइंग, वो ग्रो होते रहेंगे और वो एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ओके, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है वो एक ही पोजीशन पे होता है। सपोज वो ट्यूमर है वो मेरे कोई हाथ पे हुआ है, ठीक है, मेरे फिंगर के बेस पे हुआ है, तो वो ट्यूमर फिंगर के बेस पे ही होगा, उसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ओके, वो घूमता नहीं है। ये वाले जो ट्यूमर होते हैं वो नॉर्मल सर्जरी से या नॉर्मल ड्रग से डिसॉल्व हो जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। दूसरे टाइप के ट्यूमर जो होते हैं वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ट्यूमर है जो कैंसरस है या डेंजरस है। ये प्रोलिफरेटिव होते हैं। प्रोलिफरेटिव मतलब ये घूमते रहते हैं हमारे बॉडी में। ओके, ये ट्यूमर जब भी फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। ओके, और ट्यूमर सेल्स। ये घूमते रहेगा, वो पर्टिकुलर साइज में बढ़ेगा बिकॉज नॉर्मल सेल जैसे ही ग्रो होगा दूसरे सेल्स को टच होगा तो उसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी की वजह से उसका ग्रो होने का रेट कम हो जाएगा या ग्रो होना बंद हो जाएगा। मगर ये कैंसर है, उसने ये प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, मतलब इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग, ये रुकेगा ही नहीं।
ओके, ये बाकी सारे सेल्स को इन्वेड करेगा, साइज में बढ़ जाएगा, ओके, और ये बाकी के सराउंडिंग सेल्स को या नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करेगा, और दिस सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग, ये मास ऑफ पूरा ये सेल्स डिवाइड होता रहेगा, एक मास ऑफ सेल बनता रहेगा, और फिर ये होगा प्रोलिफरेट, फिर वो घूमेगा, और वो जहां जहां घूमेगा वो वहां के नॉर्मल सेल्स के साथ कंपीट करेगा फॉर न्यूट्रिशन, वो सेल्स को स्टार्व कर देगा और बाकी सारे सेल्स जो है वो मर जाएंगे। इस स्टेज में हम उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ द ट्यूमर टू कीप ऑन प्रोलिफरेटिंग, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ओके। और यहां पर ये ट्यूमर डेंजरस हो चुका है या कैंसरस हो चुका है, इसको ही हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे उसके पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, ओके, द सेल्स आर स्लॉड बाय अ ट्यूमर, ओके, और वो स्प्रेड होंगे थ्रू ब्लड या बाकी सारे बॉडी फ्लूइड से वो स्प्रेड होंगे इनसाइड अ बॉडी, और जहां पर भी वो जाएंगे वहां पर नया नया ट्यूमर फॉर्म करते रहेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ अ ट्यूमरस सेल, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। और ये जब ट्यूमर फॉर्म होगा उसको ही हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम देखते हैं कौन से कॉजेज से कैंसर होता है, ठीक है। कौन से कॉजेज, कौन से रीजन की वजह से नॉर्मल सेल हमारा नियोप्लास्टिक या ट्यूमरस सेल बनेगा। इट इज इंड्यूस्ड बाय अदर फिजिकल मीन्स, केमिकल मीन्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से कैंसर हो सकता है। ये जो एजेंट्स है उनको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कार्सिनोजेन्स। कार्सिनोजेन का मतलब होता है, कार्सिन मतलब कैंसर, जेन मतलब कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। दे कैन बी आइदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में आएंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे और गामा रेज, ओके। एक्सरे और गामा रेज से जीनोम स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और कैंसर हो सकता है, मतलब सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं रहेगा और नॉर्मल सेल नियोप्लास्टिक या ट्यूमरस सेल बन जाएगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी रे है, आपको याद रखना है आयोनाइजिंग में क्या होता है, क्या आता है, और नॉन आयोनाइजिंग में क्या आता है। नॉन आयोनाइजिंग में आता है यूवी रेज। यूवी रेज डीएनए डैमेज करता है, ठीक है। डीएनए डैमेज होगा, अगेन जब भी डीएनए डैमेज होगा तो जो डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन है उस पर कंट्रोल नहीं होगा। डीएनए के पास ऑल्दो मैकेनिज्म होता है टू रिपेयर इटसेल्फ, मगर अगर इफ देयर इज टू मच ऑफ हार्मफुल यूवी तो दैट कैन क्रिएट इररिपेरेबल डीएनए डैमेज, एंड जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल बन सकता है। उसके अलावा केमिकल एजेंट जो टोबैको में होता है, निकोटीन, ठीक है। टोबैको को स्मोक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, वो उससे लंग कैंसर होता है। टोबैको को च्यू किया जाता है, उससे माउथ कैंसर होता है। आप देखते ही हो मल्टीप्लेक्स में, ठीक है, जो एड्स वगैरह आती है, एंटी टोबैको एड्स, एंटी निकोटीन एड्स। टोबैको इज अ मेजर कार्सिनोजेन, वो एक केमिकल कार्सिनोजेन है। फिजिकल और केमिकल एजेंट्स या फिजिकल और केमिकल कार्सिनोजेन के अलावा बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन भी होते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं कैंसर कॉजिंग वायरस। कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। ऑन्कोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग वायरस। इनके पास स्पेशल जीन्स होते हैं, वो जीन्स डीएनए को डैमेज करते हैं और वो क्रिएट करते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स आर वायरसेस which have cancer causing gene are called oncogenes, okay। उसके अलावा कुछ नॉर्मल बॉडी के सेल्स में भी सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स मिले, जिसको हम लोग सी ऑन्क बोलते हैं, उसी को हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का मतलब होता है ऑन्कोजीन्स फॉर्म होने के पहले वाला स्टेज, या आप बोल सकते हो उसको इमैच्योर या अंडर डेवलप्ड ऑन्कोजीन्स। ये ऑन्कोजीन्स होते हैं नॉर्मल सेल में। कुछ सर्टन कंडीशन की वजह से, सेवरल कंडीशंस की वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन्स में, और जो हमारा नॉर्मल सेल है वो बन सकता है कैंसरस सेल, ओके। ये बन सकता है कैंसरस सेल। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल पे होता है, अगर वो कुछ कंडीशंस उसको मिले और वो एक्टिवेट होगा। और ये कंडीशंस कैसे होंगे, जैसे केमिकल कार्सिनोजेन हो गया, या यूवी लाइट आ गई, ठीक है, या में ऑलरेडी है। नॉर्मल सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं बट ये एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। बेसिकली ये कैंसर कॉजिंग जो जीन है ये हमारे सेल में है, मगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिवेट करते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करेंगे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, प्रोटो ऑन्कोजीन बन जाएगा ऑन्कोजीन,
और ऑन्कोजीन कॉज करेगा कैंसर, वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में या ट्यूमर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से कैंसर कॉज होता है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस देखते हैं किस तरह से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं उसको। आपने सुना होगा कि कैंसर अगर इनिशियल स्टेजेस में होगा, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में अगर कैंसर होगा तो वो ट्रीटेबल है, ठीक है, तो उसको सर्जरी से या बाकी सारी चीजें से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट उसके लिए अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। अगर पहले डिटेक्ट हो चुका है तो वो ट्रीटेबल है, अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेज के आगे चला जाता है फिर वो ट्रीटेबल नहीं होता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन कैंसर कहां पर है एग्जैक्टली। कैंसर को ट्रीट करने के लिए बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। बायोप्सी क्या होता है, वो ट्यूमर का या वो एक पर्टिकुलर टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, उसके थिन सेक्शंस किए जाते हैं और उसको स्टडी किया जाता है अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसके स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी देखा जाता है। ऐसे अलग अलग स्टडीज किए जाते हैं जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। हिस्टो मतलब रिलेटेड टू टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब जो हम लैब में काम करते हैं उसको हम पैथोलॉजी बोलेंगे। अगर ल्यूकेमिया है, ब्लड से रिलेटेड कोई कैंसर है, बोन मैरो का नंबर बढ़ गया है, तो ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं टू चेक या टू डिटेक्ट द कैंसर। ओके, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये 3 अलग अलग है जो आपको याद रखनी है। रेडियोग्राफी किया जाता है एक्सरे से। ओके, सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोनोग्राफी। ओके, सीटी का मतलब, सीटी स्कैन में सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोनोग्राफी, एंड एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये तीनों रेस का काम अलग अलग है, बट तीनों का मोर और लेस यही काम है टू डिटेक्ट अ कैंसरस ट्यूमर। ओके, जो सीटी स्कैन है वो क्या करता है, एक्सरे को यूज करता है एंड इट इज यूज टू डिटेक्ट कैंसर अगर वो कोई इंटरनल ऑर्गन के अंदर होगा, जैसे वो किडनी के अंदर है या वो इंटेस्टाइन के अंदर है या वो दूसरे कोई ऑर्गन के अंदर के इनसाइड है, इनसाइड इंटरनल ऑर्गन्स, तो हम सीटी स्कैन यूज करते हैं। ओके, सीटी स्कैन एक 3D स्ट्रक्चर देता है हमको। उसके अलावा एमआरआई भी यूज किया जाता है अगर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कैंसर है, तो यूजुअली सीटी स्कैन नहीं यूज करेंगे क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज की जाती है, एमआरआई यूज करते हैं। ओके, टू डिटेक्ट कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन्स। सीटी स्कैन यूज करता है एक्सरे को। ओके, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस रिलीज करता है जिससे हम पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख सकते हैं एक लिविंग टिश्यू में। ओके, तो ये सारे रेज आपको याद रखने हैं कि सीटी स्कैन कहां यूज किया जाता है, एमआरआई कहां यूज किया जाता है। एमआरआई यूज किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए और एमआरआई में मैग्नेट यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज होता है। सीटी स्कैन एक्सरे यूज करता है और वो एक 3D स्ट्रक्चर देता है ऑफ द ट्यूमर या द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारी चीजें याद रखनी है, उससे हमको ये सारे रेस से हमको पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस पता चलेंगे एक पर्टिकुलर लिविंग सेल में, और फिर हम उसके स्ट्रक्चर से या उसके बिहेवियर से पता कर सकते हैं वेदर वो कैंसर है या नहीं। वी कैन ऑल्सो स्टडी एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये एंटीबॉडीज जो पर्टिकुलर कैंसर को एज एंटीजन समझकर बनाई गई है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन। ओके, तो सपोज मेरे पास एंटीबॉडीज रेडी है एक पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट, तो मैं वो एंटीबॉडीज के साथ वो पर्सन का ब्लड या पर्सन का वो पार्ट ले सकता हूं और चेक कर सकता हूं कि वो पर्सन के पास वो एंटीजन है या नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग टेस्ट से। तो दिस इज सपोज एन एंटीबॉडी। ओके, इसके स्पेसिफिक इस तरह से कुछ एंटीजन होगा। ओके, तो मेरे पास ये एंटीबॉडी पता है और मुझे पता है कि ये एंटीबॉडी इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, एंड एक पेशेंट के सैंपल में मुझे ये सेम एंटीजन मिलता है, विच मीन्स ये एंटीजन इज नथिंग बट अ कैंसर कॉजिंग एंटीजन या कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, तो वो भी एक डिटेक्शन मेथड है। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मॉल बायो टेक्निक से हम पता कर सकते हैं पर्टिकुलर जीन्स। सपोज कोई एक पर्सन है जिसके फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री रहा है, ओके, तो उसमें चांसेस है कि उसके पास वो जीन्स होंगे जिससे कैंसर हो सकता है, तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए जिससे अगर वो पर्टिकुलर जीन है जो कैंसर कॉजिंग जीन है जो उनके पास आया है, शायद वो अभी तक एक्सप्रेस ना हुआ हो, ओके, बट आपके पास अगर वो जीन है, कैंसर कॉजिंग जीन है, तो वो डिटेक्ट हो सकता है थ्रू मॉल बायो टेक्निक्स। ओके, एंड दैट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कैंसर।
और ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है कि उन्हें कार्सिनोजेन से दूर रहना है, टोबैको से, सिगरेट से, ठीक है। इन जनरल सभी को कार्सिनोजेन से दूर रहना चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि नॉर्मल सेल के पास भी प्रोटोऑन्कोजीन्स हो सकते हैं. दिस प्रोटोऑन्कोजीन्स गेट एक्टिवेटेड इफ दे आर प्रेजेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ, या इफ दे गेट एनी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स, एंड ये ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल को कैंसर सेल बना सकते हैं. लेट्स लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. ये अलग अलग टाइप के कैंसर है. कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ऐसे अलग अलग टाइप के कैंसर है. इसका इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट बहुत सारे स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये जानकारी आपको रखना जरूरी है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, कार्सिनोमा क्या होता है? अगर कैंसर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में है, लंग में है, ब्रेस्ट में है या कोलोन में है, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा. तो ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर या एक्सटर्नल बॉडी का कोई भी कैंसर है, उसको हम कार्सिनोमा में रखेंगे. ओके, दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर डिपेंडिंग अपॉन वेयर द ट्यूमर इज और विच पार्ट ऑफ द बॉडी, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. अगर वो बोन में है, कार्टिलेज में है, फैट में है या कनेक्टिव टिश्यू में है, तो हम उसको बोलते हैं सार्कोमा. Then that type of cancer is called sarcoma. Okay. लिम्फोमा वो होता है अगर बोन मैरो में या ब्लड में कैंसर होगा तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं. लिम्फ याद रखना है, लिम्फ इज रिलेटेड टू ब्लड, इट इज अ लिक्विड. तो बोन मैरो या ब्लड में होगा तो वो लिम्फोमा होगा. ल्यूकेमिया इज ग्लैंड्स का कैंसर. सपोज थायराइड में कैंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर है, एड्रीनल ग्लैंड में कैंसर है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया. तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन, कहां पर कैंसर हुआ है, कौन से ऑर्गन पे या कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी पे कैंसर हुआ है, ये 4 टाइप है: कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया. कार्सिनोमा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, लंग, ब्रेस्ट, कोलोन. सार्कोमा बोन, कार्टिलेज, फैट, कनेक्टिव टिश्यू. लिम्फोमा बोन मैरो एंड ब्लड. ल्यूकेमिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ओके, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट आपने सुने होंगे अबाउट कैंसर. सर्जरी होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर हुआ है तो सर्जरी से वो ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है. काफी कॉमन प्रोसीजर है वो. रेडिएशन थेरेपी होता है जिसमें हाई एनर्जी वेव्स दिए जाते हैं. ओके, इम्यूनोथेरेपी होता है जहां पर आपको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ चीजें दी जाती है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं. देन कीमोथेरेपी होता है जहां पर आपके कैंसर के सेल को किल करने के अलग अलग टाइप के ड्रग्स यूज किए जाते हैं जस्ट टू किल द ट्यूमरस सेल. रेडियोथेरेपी में क्या होता है? हाई एनर्जी वाले रेज दिए जाते हैं. ठीक है, बहुत हाई इंटेंसिटी वाले रेज दिए जाते हैं जिसके वजह से जो कैंसरस ट्यूमर है वो टूट जाएगा. ठीक है, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा एंड देन द ट्यूमर इज डिसॉल्व. ओके, मेक श्योर करते हैं कि ये जो रेडियोथेरेपी है वो नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ना करे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि ये रेडियोथेरेपी नॉर्मल सेल को डैमेज कर देगा और वो नॉर्मल सेल को भी कैंसर सेल बना सकता है. तो बहुत ध्यान से पर्टिकुलर एरिया पे मार्क करके वहीं पर वो ट्यूमर के ऊपर ही हाई इंटेंसिटी वाले रेज हम डालते हैं, सो दैट सिर्फ वही ट्यूमर पे ही वो रेज गिरे. ओके, काफी पेनफुल होता है आफ्टर रेडियोथेरेपी. बहुत सारे सेशंस लेने पड़ते हैं तब जाके आपका जो ट्यूमर है दैट इज क्योर्ड. उसके बाद कीमोथेरेपी में बहुत सारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दिए जाते हैं. डॉक्सिन, एलेंस, टैक्सोल, विनक्रिस्टीन, ये कुछ कीमोथेरेपी में दिए जाने वाले ड्रग्स है. इसके बारे में आपको दिया नहीं है, बट कभी कभार एम्स वगैरह में टैक्सोल और विनक्रिस्टीन को एज ऑप्शन रखा गया है. ठीक है, एमसीक्यू में जो आपके ऑप्शन थे वहां पे टैक्सोल और विनक्रिस्टीन रखा गया था. ये आंसर नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कौन से है. ओके, साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के, जैसे आपने देखा होगा हेयर लॉस होता है और अनीमिया भी होता है. अनीमिया होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है. यूजुअली कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं. कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब आपको कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं. ठीक है, वो ट्यूमर को किल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी दिया जाता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी भी दिया जाता है. तो इस तरह से कॉम्बिनेशन थेरेपी जहां पर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी मिला जुला कर देते हैं सो दैट कैंसर जो है वो ठीक हो जाए. ओके, यूजुअली कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ये कैंसर जो है वो हमारे ही बॉडी का सेल है.
ओके हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है क्योंकि वो खुद का है। ठीक है, हमारे बॉडी का सेल अपने ही सेल के अगेंस्ट हमला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है और हम वो मॉडिफाई करते हैं अल्फा इंटरफेरॉन से। अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है तभी वो एक सेल दूसरे सेल्स को सिग्नल देता है बाय रिलीजिंग अल्फा इंटरफेरॉन, और वो बाकी सारे सेल को सिग्नल कर देता है कि मुझ पे वायरस का अटैक हुआ है, तुम बच जाओ। ठीक है, वो सिग्नल जो देता है दैट सिग्नल इज गिवन बाय अल्फा इंटरफेरॉन। तो अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं इम्यूनोथेरेपी में, जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारा ही इम्यून सिस्टम फिर वो कैंसर सेल को किल कर सकता है। अगेन एज आई टोल्ड यू, कैंसर बहुत ज्यादा ही डेथ कॉजिंग है, बहुत ज्यादा डेथ्स होती है ड्यू टू कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर डिटेक्ट हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखना पड़ता है कौन से टाइप का कैंसर है, एंड ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अच्छा है या पैसे हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज भी ऐसे हैं जिनको कैंसर हुआ है और वो ट्रीट नहीं हुए एंड दे हैड लूज देयर लाइफ। तो कैंसर का डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर डिटेक्ट हो गया ओके तो आप प्रॉपर थेरेपी देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस वीडियो का क्वेश्चन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विच कैन कॉज कैंसर। आपको बताना है कौन सा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो कार्सिनोजेन है और जिससे कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन 2, सब्सटेंसेस गिवन टू एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट ट्यूमर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में दिया जाता है जिसके वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो ट्यूमर सेल के अगेंस्ट लड़ सकता है। ओके इसका हिंट देता हूं, ये रिसेंटली हमने देखा है वीडियो में, जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको पूरे वीडियो में मिल जाएगा। आप ध्यान से उस वीडियो को सुन सकते हैं। ये वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी भी चीजें दी है जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है। उसको या तो मैंने दूसरे कलर से लिखा है या तो आपको ऑलरेडी बोला है, तो आपको वो चीजों को भी याद रखना है। आपको वो आपके एंट्रेंसेस के लिए काम आएंगी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू फॉर योर टाइम।